यूपी के आगरा में एक पुलिस वाले की बेटी अचानक से गायब हो जाती है। उसकी उम्र 35 साल है और उसके गायब होने के बाद घर वाले जो हैं वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कई दिनों तक पुलिस उसे ढूंढती है लेकिन उसके बारे में कोई अता पता नहीं चलता। घर वाले भी इंटरेस्ट नहीं लेते और जाके पुलिस स्टेशन में तो कोई दबाव नहीं बनाते और ना ही पुलिस वाले को पूछते हैं, तो पुलिस वाले भी नहीं ढूंढते। अब इस बीच एक लड़का कोर्ट पहुंच जाता है और वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है और उसके पीछे उसके घर वालों का हाथ हो सकता है। और वो सेम यही लड़की होती है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। अब कोर्ट आदेश देती है तो कोर्ट तुरंत पुलिस वालों को बोलते हैं कि लड़की को कोर्ट में हाजिर करो, कैसे भी ढूंढ कर लाओ। इसके बाद पुलिस फाइल को वापस से रीओपन करती है और फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है। लड़की गायब होने से पहले एक वीडियो भेजती है अपने बॉयफ्रेंड को और उस वीडियो में पूरी कहानी होती है। उस वीडियो में वो बताती है कि मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये वीडियो उस बॉयफ्रेंड के हाथ में था। वो बॉयफ्रेंड उस वीडियो को पुलिस को देता है। फिर पता चलता है कि घर वालों ने ही उसका मर्डर कर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, लेकिन इन सब के बीच 1 महीने का टाइमिंग रखा पूरी प्लानिंग करने के लिए कि कैसे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाए, कैसे बाकी सबूत जो है मिटा दिया जाए कि लड़की के बारे में कुछ अता पता ही ना चले। लेकिन फिर भी पुलिस ने इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन की और आरोपी बाप, बेटे और उसकी मां को पकड़ लिया। पता चला कि इन तीनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है और इसके साथ और 2 रिलेटिव थे, वो भी शामिल थे। लेकिन पूरा माजरा क्या है और परिवार वालों ने क्यों हत्या की, ये जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का आगरा, और आगरा में एक परिवार रहता है जिस परिवार के मुखिया हैं रणवीर सिंह यादव, जिनकी उम्र 65 साल है। ये पुलिस में थे और एसएचओ थे। दरोगा पद से ये रिटायर हुए। अब रिटायर होने के बाद ये आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच इनके घर में इनकी जो बेटी है जिसका नाम है आशु यादव, ये गायब हो जाती है। और ये दूसरी नंबर की जो बेटी रहती है, इसकी उम्र 35 साल है और ये पढ़ाई के बाद टीचर की जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, गवर्नमेंट टीचर के लिए। टोटल इनके 5 बच्चे थे, 3 बेटी और 2 बेटे। बड़े वाले बेटे की शादी हो गई है, वो कहीं और रहता है और बाकी परिवार एक साथ रह रहा था। अब जो आशु थी वो गायब हो गई, तो गायब बताया जा रहा है 25 अक्टूबर को हुई, लेकिन इसकी जो कंप्लेंट है वो लेट कराई गई और मिसिंग कंप्लेंट घर वालों के तरफ से ही कराई गई। मतलब आशु के पापा की तरफ से, जो रणवीर सिंह यादव है, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, अब रिटायर्ड है। अब कंप्लेंट कराने के बाद 1 महीना बीत जाता है, लेकिन लड़की के बारे में कोई अता पता नहीं चलता। अब लड़की को पुलिस ढूंढती भी नहीं, क्योंकि घर वाले फोर्स नहीं करते पुलिस को, या पुलिस स्टेशन में बार बार जाके बोलते नहीं कि हमारी बेटी को ढूंढ कर निकालो, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते। ऐसे में तो आपको पता है पुलिस भी फिर कितना ढूंढती है। तो सबको लगा कि लड़के के साथ किसी के साथ भाग गई या कहीं चली गई है। इस बीच अचानक से एक शख्स आता है जिसका नाम है अनुराग यादव। वो कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। वो उस याचिका में होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढ के निकालो, और मेरी गर्लफ्रेंड जो है काफ़ी दिनों से गायब है। जिसके बाद कोर्ट इसमें संज्ञान लेता है और कोर्ट पुलिस वालों से कहता है कि इस लड़की को ढूंढ कर निकालो। अनुराग यादव एक वीडियो पुलिस वालों को देता है और बताता है कि मैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ, आशु यादव का, जिसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई है। उस वीडियो में वो लड़की बताती है कि मुझे जान का खतरा है, मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो, और मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। अनुराग यादव को ये सब चीज़ बोलती है। तो फिर पुलिस जांच करने लगती है। अनुराग यादव बताते हैं कि मैं इनका भतीजा लगता हूँ रिश्ते में, और हम दोनों रिलेशनशिप में थे। पहले तो मेरी मम्मी जब शादी की बात करने गई तो आशु की मम्मी ने हाँ बोल दिया था कि हाँ आपके बेटे से शादी कराएंगे और हम लोग आपके घर से शादी कराएंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने तेवर दिखाने लगे। वो बोले कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, तुम हमारे रिलेटिव में ही आते हो, एक तरह से तुम उसके भाई लगोगे, और तमाम तरह की ऐसी बातें करते कि जिसकी वजह से इन दोनों की शादी होना मुश्किल हो जाता है। अब घर वाले इसमें दबाव भी बनाते हैं आशु के कि अगर तुम लोग ने भागने की कोशिश की या कुछ और कदम उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इस बीच अनुराग जो था वो रेगुलर लड़की से टच में था, बात कर रहा था, सब कुछ दोनों के बीच में चल रहे थे और काफ़ी सालों का रिलेशनशिप था। 5 साल से ज़्यादा का ये रिलेशनशिप था। इन लोग एक प्रोग्राम में मिले थे और वैसे ही रिलेटिव थे, तो मिलना जुलना होता रहता था आए दिन किसी न किसी प्रोग्राम में। तो दोनों मिलते जुलते रह रहे थे। अब इस बीच आशु बड़ा ट्राई करता है घर वालों को समझाने के लिए, घर वाले नहीं मानते और कोई नहीं मानता। एक दिन अचानक से 24 अक्टूबर को एक वीडियो बनाकर आशु जो है अपने बॉयफ्रेंड अनुराग को भेजती है, जिसमें वही ये सब चीज़ें वो बताती है। अब
आशु जो है नेक्स्ट डे फ़ोन करता है तो लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ, 25 अक्टूबर को। लड़की की बहन को फ़ोन करता है तो वो बोलती है तुम आशु से ही पूछ लो, मैं नहीं बता रही कुछ। लड़की को बुआ को फ़ोन करता है, वो भी कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो घर में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। अब थक हार कर जो आशु है, अनुराग जो है उसका बॉयफ्रेंड, वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और एक कंप्लेंट देता है। पुलिस वाले फ़ोन करते हैं लड़की के पिता को, तो लड़की का पिता बोलता है कि हम लोग इस लड़के के साथ शादी नहीं कराने चाहते और लड़की सही सलामत है और अपने मामा के घर पे। पुलिस विश्वास कर लेती क्योंकि सामने भी जो है वो रिटायर्ड पुलिस वाला है, तो पुलिस वाले पुलिस की साइड लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया। अब कई दिन बीत गए। एक दिन इनके लड़की के घर वाले लड़के के घर पहुंच गए और लड़ाई करने लगे। इसकी भी कंप्लेंट लड़के ने कराई। बोले तेरे को क्या करना है, हम लोग ने उसे दूर भेज दिया है और तू उससे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और तू उससे कोई संबंध मत रखना, नहीं तो तेरे लिए बुरा होगा। इसके बाद भी अनुराग जो है कई दिनों तक अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता रहा, वो मिली नहीं। तो थक हार कर वो पुलिस के चक्कर लगाता रहा। पुलिस भी उसे सही से बता नहीं रही थी। फिर अचानक से जिस एरिया में लड़की रहती थी आशु, उस एरिया में लड़का पहुंच जाता है और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में बात करते हैं तो पता चलता है इनके घर वालों ने जो है खुद एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई है और वो नवंबर में दर्ज करवाई है मिसिंग केस। तब इसे शक आता है कि इन लोग घर वालों ने एक जो कहानी बताई है पुलिस को, ये तो सरासर फेक कहानी लग रही है। इसके बाद ये तुरंत कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में ये एक याचिका दायर करता है जिसमें बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को उसके घर वालों ने गायब कर दिया या तो मार दिया है। फिर कोर्ट जब पुलिस को ऑर्डर करती है कि इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे लड़की कोर्ट में चाहिए, हाजिर करो लड़की को, तब पुलिस के कान खड़े होते हैं और पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेट करने लगती है और वो जो लास्ट वीडियो होता है लड़की का आखिरी वीडियो, उस वीडियो के आधार पर घर वालों को हिरासत में लेती है। जो उसके पिता थे वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, वो 65 साल के थे, तो पुलिस उनसे सख्ती से पेश नहीं आ सकती थी। जो भाई था वो छोटा था, तो उससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब सच बता दिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 25 अक्टूबर को हमने जो है हमारी बहन को हमने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हम उसकी डेड बॉडी को जो है वो इटावा लेके गए गाड़ी से और वहाँ मेरे मामा रहते हैं, मामा के साथ मिलकर हमने उसे नदी में फेंक दिया। ये बात खुलते ही पुलिस ने घर में सबको अरेस्ट कर लिया क्योंकि इसमें मम्मी भी शामिल थी, पिता भी शामिल थे, भाई भी शामिल था, मामा भी शामिल था, मामा का लड़का भी शामिल था और इसमें माँ भी शामिल थी। तो इसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष। पुरुषों को तो सबको अरेस्ट कर लिया, सबने अपना जुर्म भी है कबूल कर लिया पुलिस स्टेशन में। और पुलिस ने एक स्कल जो है वो भी रिकवर किया है, मतलब जो खोपड़ी है वो भी रिकवर किया है क्योंकि 1 महीने में बॉडी तो सड़ चुकी है। और खोपड़ी रिकवर किया, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं नदी के पास से जो पिता ने बताए, जो जगह जहाँ उसने बॉडी फेंकी थी। अब वो जो स्कल रिकवर किया गया है उसको डीएनए के लिए भेज दिया गया, डीएनए सैंपलिंग के लिए, क्योंकि पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि लड़की की मौत हुई है, उसके लिए जो हड्डियां हैं वो मैच होनी चाहिए। जिसके बाद इन लोग का तो कबूलनामा आ गया है, पूरे घर वालों ने कबूलनामा कर लिया है। जब लड़की के पिता से पूछा गया कि वजह क्या है, आप तो पहले उस लड़के से शादी कराना चाहते थे, बोले तो वो हमारी रिश्तेदारी में था, इससे हमें बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता, हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होती। उस बदनामी से बचने के लिए हमने अपनी बेटी को कई बार समझाया कि मत उससे शादी मत कर, कोई नया लड़का देख ले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद अंत में हमने सोचा कि अगर ये नहीं मानेगी तो हम इसकी हत्या कर देंगे और हमने हत्या की प्लानिंग की। बाकायदा हमने 1 महीने का टाइम रखा कि कोई सीसीटीवी फुटेज जो लोकल एरिया में है उसका बैकअप ना हो, क्योंकि उसने आस पड़ोस में पता किया कि किस सीसीटीवी में कितने दिन का बैकअप है, तो कहीं 20 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 1 महीने का। तो उन्होंने जानबूझकर 1 महीने बाद जो है मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुलिस अगर ढूंढे भी तो 1 महीने से ज़्यादा का बैकअप ना मिले और उसमें वो वीडियोज़ ना मिले। तो इस वजह से पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। एक तरह से ये ऑनर किलिंग था और ऑनर किलिंग आज भी 2 प्यार करने वालों को लोग मिलने नहीं देते। सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा। अब ये अपनी बेटी के कत्ल में जेल में जाएंगे, अब देखते हैं इनके बारे में क्या समाज सोचता है, इन्हें कौन सा समाज सपोर्ट करता है। कोई समाज किसी के काम नहीं आता। अगर 2 प्यार करने वाले प्यार करते हैं तो उनके दुश्मन ना बने, उन्हें अपना जीवन साथ बिताने का पूरा हक है और उनकी लाइफ है। उनके बाद वो लाइफ में जो भी अड़चन होगी वो उनका होगा, वो उनका डिसीज़न होगा। लेकिन अभी भी पेरेंट्स जो है इन सब चीज़ों से उठ नहीं पाए और बच्चों को अलाउड नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स इस तरह से रोक ठोक करेंगे और अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बाद में यही होगा। ज़्यादा समाज सोचेंगे तो समाज के चक्कर में सोचो अपनी बेटी को मार दिया, अब बेटा भी जेल में रहेगा, मामा भी जेल में रहेगा, 3-4 परिवार का घर ख़राब कर दिया एक 65 साल के बूढ़े पिता ने। हाँ, उनकी तो उम्र हो गई थी, इस उम्र में तो आदमी वैसे भी सोच नहीं पाता ठीक से। लेकिन जो घर में यंग लोग थे, जो युवा लोग थे, उन्होंने भी अपनी बहन का साथ नहीं दिया, अपने पिता का साथ दिया, वो बड़ी हैरान करने वाली बात थी।
तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।